बजट प्रस्तुत हुआ है। बजट के अंदर मेरी स्टडी करने के दौरान मुझे ये पता चला कि जो प्रदेश के स्कूल में, तो मेरे क्षेत्र की अगर बात करूं तो आदिवासी इलाका है और स्कूलें ज़्यादातर लोग आदिवासी लोग गाँव में रहते हैं और स्कूलें छोटे छोटे गाँव में बनी हुई है। गाँव के स्कूलों के अंदर में दो तीन प्रकार की बिल्डिंग की समस्या है। एक तो बहुत सारे गाँव में स्कूल बने हुए नहीं है, मतलब भवन नहीं है, और जहाँ जहाँ भवन बने हुए वो बहुत बुरी हालात में है, जर्जर है। और मेरे क्षेत्र में दो तीन कॉलेज, एक सैलाना में है और एक बाजना और एक राउटी में कॉलेज बिल्डिंग है ही नहीं, और पिछले 3-4 साल से कॉलेज चल रहा है। एक पुराने जर्जर स्कूल में कॉलेज चल रहा है और कई बार हमने चिट्ठियां भी लिखी हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं, बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। और बाजना में जो कॉलेज बनाया वो अधूरा कॉलेज बिल्डिंग बनाया है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ मूलभूत सुविधाएं मिलती है, बच्चों के लिए वो नहीं है, ग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद कॉलेज चालू कर दिया है। और मेरे क्षेत्र के अंदर में सैलाना में सभापति महोदय 5 हायर सेकेंडरी स्कूल है, लेकिन कोई सामान्य किस्म का बच्चा, मध्यम वर्ग की पढ़ाई करने वाला जो बच्चा, उसको एक को भी प्रवेश नहीं मिल सकता है। एक स्कूल है वहां पर सैलाना में, वो एकलव्य आवासीय, वहां पढ़ने के लिए बच्चे को प्रवेश परीक्षा देना पड़ता है। और 2 सीएम राइज हैं सैलाना ब्लॉक में, दोनों के दोनों सीएम राइज सैलाना नगर में बना दिए हैं और उन दोनों में प्रवेश आसानी से मध्यम वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल सकता है। लॉटरी से सीएम राइज स्कूल में प्रवेश मिलता है। और एक पीएम श्री स्कूल बनाया है जिसमें प्रवेश मिलेगा परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मिलेगा। और एक कन्या शिक्षा परिसर है, वहां पर प्रवेश मिलेगा, प्रवेश परीक्षा देने के बाद प्रवेश मिलेगा। तो सामान्य जो बच्चा है जिसको एडमिशन लेना, उसको एक को भी प्रवेश नहीं मिल सकता है। और जो आदिवासी इलाके में सैलाना विधानसभा क्षेत्र से आया और रतलाम में जितने भी छात्रावास बने हैं, सारे छात्रावासों में अधीक्षक एक भी नहीं है। जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकों को छात्रावास के अधीक्षक बना रखे हैं। तो मेरे ये बजट में छात्रावास अधीक्षक भर्ती करने के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं है। और जो थोड़े बहुत शिक्षकों की भर्ती, थोड़े बहुत शिक्षक है, वो शिक्षकों को दूसरे अलग अलग सरकारी विभागों में उनको अटैच कर दिया जाता है। मतलब जो स्कूलों के बच्चे हैं वो राम भरोसे छोड़ रखे हैं। और ज्यादातर अतिथि शिक्षकों की बात हुई, ज्यादातर जो स्कूल है प्रदेश के, वो अतिथि शिक्षक पिछले 12-15 साल से अतिथि शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहे हैं और वो अतिथि शिक्षक परमानेंट नहीं किया जा रहा है। बार बार मांग की जा रही। मैं भी इस बजट पर ये कहना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षकों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, या तो इनको परमानेंट कर दिया जाए या फिर एक परीक्षा लेकर के और विभागीय स्तर पर इनको नियमित किया जाना चाहिए। और मेरे क्षेत्र के अंदर में सैलाना विधानसभा क्षेत्र में जितने भी आंगनबाड़ी बने हुए हैं उनको मरम्मत की जाए, उनको ठीक किए जाए, बहुत जर्जर बुरी हालत में है। और जहां आंगनबाड़ी भवन नहीं है वहां पर ग्रामवार आंगनबाड़ी भवन बनाए जाए। और विभिन्न अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद पड़े हुए, अभी उल्लेख किया है माननीय सदस्य ने, 1 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद रिक्त पड़े हुए हैं। बैकलॉग के रिक्त पदों की भी भर्ती नहीं की जा रही और अलग अलग विभागों में हर साल भर्तियां होना चाहिए, वो भी नहीं की जा रही है। और अब पैसा अधिनियम की बात करते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए पैसा कानून 1996 में बना और इस कानून को लागू करने के लिए 2022 में नियम बने, लेकिन एक भी नियम जमीन पर लागू नहीं है। पैसा कानून लागू करने के लिए मोबिलाइजर की भर्ती की है, मोबिलाइजर को भी टाइम पर वेतन नहीं मिलता, वेतन देता 4000 रुपया प्रति माह। इनको वेतन बढ़ाना चाहिए मोबिलाइजर को। और पैसा कानून के जितने भी नियम बने हैं, सारे नियम जमीन पर लागू करने के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए। अभी हमारे सीनियर एमएलए साहब ने बताया कि पंचायत खुद ही, मतलब गांव जो है वो ग्राम सभा उसका मालिक है, पूरे गांव के जितने भी सोर्सेस है, संसाधन है। एक ट्रॉली रेत नहीं उठा सकता है ग्राम पंचायत, सरपंच सचिव एक ट्रॉली रेत तक नहीं उठा सकता है अपने पंचायत से। और ग्राम पंचायत में जितने भी ये खदानें होती है, उन खदानों का एक भी रुपया ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को रेवेन्यू के रूप में नहीं दिया जा रहा, जबकि पैसा कानून के तहत ग्राम सभा को दिया जाना चाहिए, ग्राम पंचायत को राजस्व दिया जाना चाहिए। और सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछले कई सालों से आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की जा रही।
इसमें जो कर्मचारी ये भी स्थायी नहीं होते हैं, और जो कंपनी के मालिक होते हैं, बड़े इनके कंपनी के अधिकारी, ये मर्जी पड़े तब आउटसोर्स के कर्मचारी को बंद कर देते, उसको नौकरी से निकाल देते हैं। कर्मचारी की नौकरी भी स्थायी नहीं, उसका कोई सुरक्षित नहीं उसका भविष्य। तो मेरा ये मांग है इस बजट सत्र पर कि आउटसोर्स पर जितने भी कर्मचारी आज की तारीख में काम कर रहे हैं उन सबको नियमित किया जाए, और आज के बाद में जितनी भी कंपनीज है जो आउटसोर्स पर कर्मचारी देती है, सारे आउटसोर्स की कंपनीज को बंद कर दिया जाए। जब भी लगे, जरूरत लगे सरकार को कर्मचारी भर्ती करने की, तो सरकार अपने तरीके से, स्थायी तरीके से कर्मचारियों की भर्ती करे, परमानेंट तरीके से भर्ती करे। कमलेश्वर जी आप समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी पार्टी का अकेला विधायक हूँ बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के। अकेले तो आप अवसर नहीं दोगे फिर उन वंचितों की आवाज यहाँ दबी रह जाएगी। संख्या के अनुपात में ही समय मिलता है बोलने का। सभापति महोदय, जो मनरेगा करके एक योजना चलती, मनरेगा, जिस मनरेगा में जिसका उद्देश्य है कि मजदूरों को रोजगार देना, लेकिन आप हकीकत आप पता करेंगे तो मजदूरों के खातों में फर्जी तरीके से पैसा डालकर निकालकर जेसीबी और ट्रैक्टर वालों को दिया जा रहे हैं। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा। और आप पता करेंगे माननीय सभापति महोदय, मजदूरों का दर क्या है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, उनकी तुलना में मजदूरों की दर बढ़ाई जानी चाहिए। रोजगार गारंटी इसमें हो गया, आप बैठे हो गया। और स्वास्थ्य में मेरे इलाके में आदिवासी इलाका है सभापति महोदय, छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, वहां पर दवाइयां भी नहीं मिलती और डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं। डॉक्टर से है तो बड़े बड़े नगरों में तैनात कर दिए जाते हैं, पदस्थ किए जाते हैं।